मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर। साथियों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर इसी चैनल पर कि जो छायावाद चल रहा था उसमें हमने दो वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये हमारे छायावाद का तीसरा वीडियो है जिसमें पहले राइटर होंगे अब सुमित्रा नंदन पंत। साथियों, उसके पहले हमने जयशंकर प्रसाद को पूरा कंप्लीट पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। बहुत तगड़ा है साथियों। ये नोट्स जबरदस्त है। अगर पहली बार आप देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाइए। लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन नोट्स का फायदा उठाते रहे। तो मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे इंपोर्टेंट कवि हैं साथियों। इनका इनमें से एक ने एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1977 में हुई। ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो, सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनका जन्म आपको याद होना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। अब साथियों, इनका जन्म कहाँ हुआ, स्थान क्या है? इनका गांव था कौसानी, जिला है अल्मोड़ा, जो उत्तराखंड में है साथियों। अभी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही है? इनका काव्य चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनके काव्य को चार श्रेणियों में विभक्त करके मैंने अलग अलग लिखा है। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है मित्रों, इसलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, सबसे मेन बात यह है कि इन्होंने जो लिखा है वो छायावादी रचनाएं जितनी भी रही हैं उनको एक साथ मैंने आपको कंप्लीट लिख दिया है। अब छायावादी रचनाओं में जो 1918 से लेकर के 1934 तक की बात हम लोग करेंगे, उसमें क्या रहा? उच्छ्वास इनकी छायावादी रचना है जो 1920 में इन्होंने लिखी। फिर ग्रंथि 1920 में, फिर वीणा फिर 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो छायावादी रचनाएं हैं उनमें ये पांच रचनाएं छायावादी रचनाएं कहलाती है। तो साथियों, क्वेश्चन भी ऐसे भी बन जाता है कि इनकी जो छायावादी रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो साथियों, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी पांच रचनाएं ऐसी हैं जो छायावादी रचनाएं मूल रूप से छायावादी रचनाओं में गिनी जाती है। तो सबसे पहले जो छायावादी रचना है, वैसे तो ये तो आपको याद रखना ही है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, लेकिन उन रचनाओं में भी छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो जो सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचनाएं रही हैं। अब सुमित्रा नंदन पंत की ही साथियों आगे बात करेंगे कि प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी रही। जो 1935 से 1945 तक की बात हम लोग करेंगे, तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी। देखो, सारी की सारी रचनाएं वैसे तो सुमित्रा नंदन पंत की है, लेकिन अलग अलग भागों में डिवाइड की गई है कि कौन कौन सी रचनाएं किस किस युग की रही है। ठीक है साथियों। तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य ये प्रगतिवादी रचनाएं रही इनकी छायावाद में। अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन कौन सी रचनाएं रही हैं। तो देखिएगा, वो है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947 में, युगांतर 1948 में और युगपथ 1948 में। तो साथियों, ये सन भी अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि ये रचनाएं किसकी हैं, प्लस ये कौन सी रचनाएं या किस युग से प्रभावित हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे साथियों, फोर्थ नंबर पर आता है मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं कौन कौन सी रही। 1949 की बात करेंगे तो लोकायतन 1964 में, चिदम्बरा, पतझर, अभिषेकता, रजत शिखर, समाधिता, पौ फटने से पहले, ससे की तरी, कला और बूढ़ा चांद, अंतिमा और वापी। तो ये 11 रचनाएं इनकी मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं इनकी मानी जाती है मित्रों। तो ये सारी की सारी रचनाएं आपको इनकी याद करनी है।
चलिए एक बार फिर हम लोग इन रचनाओं को देख लेते हैं कि जो रचनाएं हैं वो सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी हैं। तो छायावादी रचनाएं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ठीक है। प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। इसके बाद में अरविंद दर्शन से संबंधित कौन सी है? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ। मानवतावादी संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं साथियों? वो है लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर, अभिषेकता, रजत शिखर, समाधिता, पो फटने से पहले, शशि की तरी, कला और बूढ़ा चांद, अंतिमा और वापी। तो ये सारी रचनाएं जो है साथियों सुमित्रानंदन पंत की हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। अब इनकी बात आती है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनके, इसमें जो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, देखिएगा। पंत जी की सर्वप्रथम जो कविता है वो है गिरजे का घंटा। पंत जी की सबसे पहली जो रचना है वो कौन सी है? गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई। आगे बात आती है छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो, पंत द्वारा रचित पल्लव। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? पल्लव जो इन्होंने लिखी रचना, रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना को कहा जाता है? तो साथियों वो है पल्लव, अर्थात छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है इनकी पल्लव रचना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बहुत तगड़े नोट्स है साथियों, बस आप पढ़ते रहिए, विश्वास करना पड़ेगा, बस मेन बात ये। देखो रिटर्न वाली बात ये है कि जो चीज हाथ से लिखी गई है वो ज्यादा ऑथेंटिक होती है। ज्यादा समझदारी वाली बात वही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। साथियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं और अपना टाइम बढ़ा रहे हैं। ये चीज आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। या थोड़े समय में, थोड़े कम समय में मैं बहुत सारा मैटर आपको दे करके जाता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आगे बात करते हैं, पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन सी रही है? देखो पूछा गया ना, उच्छ्वास 1920 में लिखी थी इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं, उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो उनमें वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम। देखो सुमित्रानंदन पंत का जो जितना भी अधिकतर जो भी मैटर रहा है वो प्रकृति से रिलेटेड रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृतिवादी कवि इनमें से कौन सा है? तो वो छायावाद में जो है पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो उनकी जो प्रारंभिक रचना है वीणा और पल्लव साथियों, वो प्रकृति प्रेम व रहस्यवादिता की प्रधानता इसमें देखने को हमें मिलती है। ग्रंथि और गुंजन रचना में उनका नारी प्रेम देखने को मिलता है। ग्रंथि और गुंजन इन दोनों रचनाओं में साथियों नारी प्रेम अभिव्यक्त किया है किसने? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। आगे बात करेंगे साथियों, इन्होंने यानी कि सुमित्रानंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से खादी के फूल शीर्षक से कविता लिखी। तो साथियों ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, जो खादी के फूल जो इनकी रचना है वो किसके सहयोग से लिखी गई थी? तो हरिवंश राय बच्चन के सहयोग से लिखी गई है। बहुत तगड़ा मैटर है मित्रों, यार मैं तो दिल खुश हो जाता है इस मैटर को पढ़ाते वक्त आप लोगों को। आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहें और मेरे साथ चलते रहें। कोर्स की जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायतन पंत जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है साथियों, ये पता होना चाहिए आपको कि जो लोकायतन है वो पंत जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और लोकायतन में जो है महात्मा गांधी जी का जीवन काव्य लिखा गया है। ये एक महाकाव्य, एक प्रबंध काव्य है साथियों। इसे दो खंडों यानी कि 7 द्वारों या अध्यायों में विभक्त किया गया है। किसको? लोकायतन को 2 खंडों में या 7 अध्यायों में इसको विभक्त किया गया है। ये इनकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है लोकायतन। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की अंतिम काव्य रचना कौन सी है? लोकायतन है। फिर आगे है, ये एक प्रबंध काव्य है, ये चीज मैंने पहले आपको बता दी। फिर आगे अच्छी इंपॉर्टेंट बात आती है कि चिदम्बरा जो रचना के लिए इनको 1968 में, किसको? सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये चीज आपको याद रखने वाली बात है कि 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को, किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। ये हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। ये प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और प्रथम साहित्यकार भी यही थे। आगे चलते हैं बात, लोकायतन काव्य के लिए सोवियत भूमि लैंड पुरस्कार इनको दिया गया था। किसके लिए? लोकायतन काव्य के लिए।
आगे मित्रों, कला और बूढ़ा चांद की रचना के लिए इनको 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो चिदम्बरा के लिए तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। लोकायतन के लिए इनको सोवियत भूमि लैंड पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार मिला या सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अब भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। अब प्रसिद्ध जो कथन है, जो ये हमेशा कहते रहते हैं, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध कथन है इनका, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा, जिसे हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते रहते हैं, और जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख्य दिखलाने के लिए आदर्श हो सके, ये चीज हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो सुमित्रा नंदन पन्त का प्रसिद्ध कथन है, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। इतनी बात याद कर लेना, पूरे की याद करने की जरूरत नहीं है। हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, ऐसा किसने कहा था? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इनके विशेष तथ्य जो भी आते हैं उनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये वीआईपी है भैया। विशेष तथ्य जो भी आए ये वीआईपी में आते हैं, ठीक है। इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये किसको कहते हैं? प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद है उनको ब्रह्मा कहा जाता है। प्रसाद और पंथ, भगवान विष्णु का रूप पंथ को ब्रह्मा विष्णु महेश, तो प्रसाद पंथ निराला। तो ये चीज आप याद रखना कि साथियों, ब्रह्मा तो जयशंकर प्रसाद को कहते हैं छायावाद का। विष्णु जो है छायावाद का जैसा सुमित्र नंदन पंत को कहते हैं। और महेश जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है छायावाद का महेश। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो छायावाद का विष्णु रूप दिया गया है सुमित्र नंदन पंत को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किसको माना गया है? सुमित्रा नंदन पंत को माना गया है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसको मानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने तो इनको छायावाद का प्रवर्तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना। फिर आगे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि रोला, इनका जो है सर्वप्रिय छंद है। ये सबसे ज्यादा रोला छंद में बात करते थे, रोला छंद में ही लिखते थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इनका जो मूल नाम था वो गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत का जो मूल नाम था वो क्या था? गोसाई दत्त। आगे है, इनकी भाषा को यह चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा कहते हैं। आजीवन अविवाहित रहे थे। इन्होंने तीन यानी कल्पना फिल्म के लिए गीत लिखे। 1942 में लोकायतन नामक संस्था की इन्होंने स्थापना भी करी थी। लोकायतन इनका काव्य भी था और लोकायतन संस्था की स्थापना भी इन्होंने 1942 में करी। इन्हें प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए रूपाब, प्रगतिवाद की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने रूपाब नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। छायावाद का विष्णु कहते ही हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज को। आगे है मित्रों, पंत जी ने 1936 में युगांत के माध्यम से छायावाद के अंत की घोषणा करी। 1937 में युगवाणी के द्वारा इन्होंने प्रगतिवाद के आरंभ की घोषणा करी थी। तो याद रखना, पंत जी ने 1936 में युगांत लिखा, उससे छायावाद का आरंभ किया, और 1937 में इन्होंने युगवाणी से इसके प्रगतिवाद के आरंभ की घोषणा करी। अब इनकी जो मुख्य इंपोर्टेंट पंक्तियां रही हैं उन पंक्तियों को भी थोड़ा सा देख लीजिए। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की। वियोगी होगा पहला कवि, छायावाद में पर सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। तुम वहन कर सको जन्म मन के मेरे विचार, ये भी छायावाद की पंक्ति है और सुमित्रानंदन की पंक्ति है। मुक्त करो नारी के चिरवंदनी नारी को, छायावाद में सुमित्रानंदन पंत ने लिखी। खुले खुल गए छंद के बंद, ये भी सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। एक बार इन पंक्तियों को मैं फिर बता रहा हूँ। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, वियोगी होगा पहला कवि,
तुम वहन कर सको जन मन के मेरे विचार, मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को, और खुल गए छंद बंद के। तो मित्रों, छायावाद में सुमित्रानंदन पंत का पूरा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। थोड़ी बातें जो बच गई है उनको मैं बता देता हूँ। एक तो इनकी माता का नाम मेरे पास यहाँ नहीं आया है। इनकी माता का नाम था सरस्वती। इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। और इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था गंगादत्त। याद रख लेना भैया, इनके पिता का नाम था गंगादत्त। तो ये चीज आपको याद रखनी थी, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई थी। आगे बात करेंगे। इनको जो है क्या कहा जाता था, इनको शब्द शिल्पी कहा जाता था। साथियों, शब्द शिल्पी कहकर किसको पुकारा गया? शब्द शिल्पी कहकर के शब्द शिल्पी कहकर के सुमित्रानंदन पंत को पुकारा गया है। जो एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, आप ये मान के चलिए कि आप जो है ना, घबरा जाओगे, घबरा। यार इतने तगड़े नोट्स हैं, कहाँ से मतलब सत्र सर लेके आए हैं, कैसे, मतलब क्या है। बहुत तगड़े नोट्स हैं। चलिए मित्रों, और बात करते हैं अब। वैसे तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है, एक भी बात इनकी मैंने नहीं छोड़ी है। सर्वप्रथम रचना इनकी उच्चवास रही है। पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन सी है? पंत जी की सर्वप्रथम सर्वप्रथम छायावादी रचना, छायावादी रचना कौन सी रही? ये चीज मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। उच्चवास कौन सी है? उच्चवास इनकी रचना थी। 1920 में ये लिखी गई थी। तो साथियों, इस चीज प्रकाशित हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ भी, एक भी मैंने मैटर नहीं छोड़ा है। अगर कुछ बच गया हो तो देख लीजिए। पंत ने जो वीणा काव्य संग्रह लिखा, वो बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास था। क्या था पंत जी का? जो वीणा, जो इन्होंने काव्य संग्रह जो लिखा था वीणा, ये क्या था साथियों? बाल कल्पना का, बाल कल्पना का दूध मुहा, दूध मुहा प्रयास था साथियों, ऐसा भी कहा जाता है। इसके लिए, वीणा के लिए कहा जाता है। पंत जी के लिए और भी कुछ बातें मैं बता देता हूँ। ये लोकायतन जो है, पंत जी ने एक संस्था भी स्थापित करी थी, लोकायतन। और इन्होंने एक काव्य भी लिखा। और ये जो पंत जी का ये सर्वश्रेष्ठ रचना है साथियों। क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है पंत जी की, लोकायतन सर्वश्रेष्ठ रचना है। और ये है महात्मा गांधी जी के, इस पर लिखी है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखी है साथियों। इसके ऊपर महात्मा गांधी जो थे, उनके जीवन पर लिखी गई रचना है। ये लगभग 700 पृष्ठों का एक प्रबंध काव्य है। कितने पृष्ठों का? लगभग 700 पृष्ठों का, लगभग 700 पृष्ठों का साथियों एक जो है प्रबंध काव्य है ये। क्या है? प्रबंध काव्य है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैंने पुरस्कार आपको सारे बता दिए हैं। 1968 में इनको पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद में 1960 में, 1960 में इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और सोवियत पुरस्कार इनको जो है लोकायतन के लिए मिला था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञान पुरस्कार इनको मिला था चिदम्बरा के लिए, 1968 में। जो चीज आपको मैंने पहले बता दी है साथियों। तो इन सारी बातों को आप याद रखना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना। छायावाद का विष्णु भी इनको कहा जाता है। और मुक्ति बोध ने जो है साथियों छायावाद, मुक्ति बोध ने जो है पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा। जो मुक्ति बोध है, उन्होंने क्या कहा? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि मुक्ति बोध ने छायावाद में सुमित्रानंदन पंत को कहा है। मैंने और सारी बातें यहाँ पर, वैसे तो एक भी चीज नहीं छोड़ी है भैया, एक भी चीज नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि छूटे नहीं। रोला छंद इनका बहुत प्रिय छंद रहा है। पंत जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नम्र अवज्ञा नामक कविता के माध्यम से बताया था। इनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे, उनको इन्होंने नम्र अवज्ञा, ये इन्होंने नम्र अवज्ञा जो है साथियों कविता के माध्यम से इन्होंने खारिज किया था उसे। और वे कहते थे, गा कोकिल संदेश सनातन मानव का, परिचय मानवपन।
गा कोकिल संदेश सनातन मानव का, परिचय मानव पंथ, ये बार बार वो कहा करते थे साथियों। प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। और सुमित्रानंदन पंत के छोटे भाई, सुमित्रानंदन पंत के छोटे भाई का नाम था लक्ष्मण। ये चीज आप याद रख लीजिए। सुमित्रानंदन पंत के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है। अतः कुछ लोग इनको रावणा या अनुज भी कहते हैं साथियों। फिर और तो सारी बातें हो गई। अब तो मुझे लगता नहीं है शायद कोई बात सुमित्रानंदन पंत से रिगार्डिंग कोई बची होगी। मुझे तो कुछ भी अब नहीं लगता साथियों। तो चलिए, ये सुमित्रानंदन पंत को हमने पूरा कर लिया है। और आगे अब हम लोग जो है साथियों अगले वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे एक एक साथियों। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और एक बात भी नहीं छूट जाए, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।